इनकम सोर्स कुछ नहीं था क्योंकि मेरे फादर की पेंशन आती थी। तो जब मेरे कॉलेज कंप्लीट हुए थे मेरी जॉब भी नहीं लगी थी। जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर भी उस समय एक्सपायर हो चुके थे। तो मेरे पास एक 125 सीसी की ग्लैमर होती थी, हीरो होंडा की ग्लैमर, जो मेरे फादर ने ही मुझे गिफ्ट की थी। वो बहुत अच्छी नहीं बनी थी। पहले 2-3 साल तो मेरे, आप लेके चलो 3-4 बाइक्स ही समझ लो। आज हम मिलने आए नीव मोटरसाइकिल्स के फाउंडर नवनीत सूरी जी से, जो कि सिर्फ बाइक्स नहीं बल्कि सपने सच करवाते हैं। जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप भी कम इन्वेस्टमेंट से अपने बाइक कस्टमाइजेशन की कंपनी शुरू कर सकते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, फ्यूचर स्कोप क्या है, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं और कैसे इतने कम टाइम में नवनीत ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट में लाखों की कंपनी बना दी। तो नवनीत, इंडिया या बाहर हर यंगस्टर्स को बाइक का शौक तो होता ही है, बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो शौक चले आता है, नॉर्मल जॉब कर लेते हैं। आपको ये बाइक का शौक कहाँ से आया एंड फिर आपने इससे बिजनेस बनाने का कैसे सोचा? स्कूल टाइम से आई वॉज इंटरेस्टेड और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था बाइक्स को स्केच करने का। नोटबुक्स के एंड में मैं बाइक्स को स्केच करता रहता था और वहीं से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं आगे चल के ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बीच में सेकेंड ईयर के बाद मैंने यही दिमाग में आया कि डिज़ाइन, बाइक की पिक्चर्स बनाना, स्केचिंग करना, ये तो बहुत लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट रियलिटी में बाइक बनाना वो एक टास्क रहेगा, वो एक चैलेंज रहेगा मेरे लिए। मेरे पास 0% नॉलेज थी, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं कैसे क्या बना सकता हूँ, कौन सी व्हील में कौन सा टायर फिट होता है, कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, एनीथिंग मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, मेरे फादर भी उस समय एक्सपायर हो चुके थे। तो मेरे पास एक 125 सीसी की ग्लैमर होती थी, हीरो होंडा की ग्लैमर, जो मेरे फादर ने ही मुझे गिफ्ट की थी 11th क्लास में। तो मैंने सोचा कि वही बाइक को मैं रीबिल्ड करूँगा और उस बाइक को मैंने पूरा खोल के इंजन अपने कमरे में रख दिया टेबल के ऊपर और फिर मैं ऐसा फील करने लगा कि अब मैं आगे क्या करूं, क्योंकि मुझे तो कुछ पता नहीं था। 1 या 1.5 महीने के अंदर मैंने वो बाइक को बनाया। वो बहुत अच्छी नहीं बनी थी, अगर मैं बेचना भी चाहूँ तो कोई खरीदेगा भी नहीं, वो ऐसी बाइक थी। दिल्ली में मैंने एक जो बाइक कस्टमाइजेशन करते थे उनके पास 1-2 महीने की ट्रेनिंग की। तो आपने बोला कि आपने ट्रेनिंग करी, तो जैसे कि आई थिंक मैकेनिक्स की वहाँ ट्रेनिंग करी या कुछ बड़ी कंपनी थी वहाँ जाके अपने? बड़ी कंपनी नहीं, जैसे मेरी वर्कशॉप है वैसे उनकी वर्कशॉप थी एक। अच्छा, जैसे मैकेनिक्स की एक वर्कशॉप होती है वहाँ पे? हाँ, बाइक्स कस्टमाइजेशन के थे। वहाँ से मैंने स्केचिंग छोड़ के, क्योंकि स्केचिंग बहुत ज़्यादा आप रियलिस्टिक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे मैंने 3D डिज़ाइन, दिल्ली मैं तब फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था, फर्स्ट टाइम रहा था मैं दिल्ली में, तो मैंने किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, 3D डिज़ाइनिंग सीखी। ये जो ऑटो कैड ये सब? हाँ, ऑटो कैटिया मैंने सीखा था, वही ऑटो कैड भी, कैटिया, सॉलिड वर्क्स, ये सारे कैड कैम सॉफ्टवेयर्स ही हैं। तो वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग सीखी, बट सिर्फ सीखना इम्पोर्टेंट नहीं था। जब बाइक्स हम बनाने बैठते हैं तो एक एक बाइक के पार्ट को डिज़ाइन करना पड़ता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो जब मेरे कॉलेज कंप्लीट हुए थे मेरी जॉब भी नहीं लगी थी। मैंने सर्च किए थे कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स या फुल फ्लेज्ड कंपनीज में, तो नहीं लगी। उसके बाद जब मैं घर पे फ्री था तो 2-2.5 महीने में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया अपनी 3D डिज़ाइनिंग को, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरी बाइक्स 3D डिज़ाइंस में ही बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लग गई थी। और फिर जब जॉब नहीं लगी तो मैं फिर से जो डिज़ाइन कस्टमाइजेशन करते हैं उनके पास आया। 2-3 महीने मैंने उनके पास जॉब की एज अ डिज़ाइनर की। फिर कहीं ना कहीं एक फ़ील हुआ कि मुझे अपने डिज़ाइंस खुद एक बार बना के देखने चाहिए। नवनीत, जब हम गाड़ी कस्टमाइज़ करते हैं क्या क्या चीज़ें कस्टमाइज़ होती है, इसमें खर्चा कितना लगता है, ये अगर आप थोड़ा समझा पाए? मिनिमम अगर मैं फुल मॉडिफिकेशन की बात करूं, इन बिटवीन 1.5 to 2 लाख, 1.5 से 2 लाख के बीच में फुल मॉडिफिकेशन, जिसमें पूरी बाइक पे काम होता है, लुक वाइज भी काफ़ी चेंजेस होते हैं, वो स्टार्ट होता है। मैक्सिमम कोई लिमिट। इसमें एक्चुअल में इस बिजनेस में फिर नेट मार्जिन या प्रॉफिट कितना बनता है? 20%, 25%, इट ऑल डिपेंड्स। व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको हल्का फुल्का ऊपर नीचे रख के चलनी पड़ती हैं, बट इतना ऊपर नीचे मत रखिए कि लॉस ही हो जाए। तो आपने सबसे महंगी कस्टमाइजेशन कितनी की करी होगी? सबसे महंगी 10 लाख प्लस में भी की है हमने। 10 लाख प्लस? उसमें रीज़न ये था कि इसके जो एलॉय व्हील्स थे, एक तो टायर बहुत चौड़ा था, इतना बड़ा, इतना बड़ा जो टायर था 240-260 नंबर का। उसका व्हील हमने सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक लिया था, उसमें से मशीन करवाया था।
तो 250 kg का वो ब्लॉक था और वो ब्लॉक ही 1.5 लाख का था। नवनीत, तो जैसे ये बाइक काफ़ी बढ़िया लग रही है, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए हैं एंड अप्रॉक्स कितना खर्चा आता होगा? The ground's wearing thin, the curtain's now closing. It's quitting time, they say give it time, but I gave it all mine, now I'm empty. Gave it every single cent to it. वो मॉडिफिकेशंस इसमें इंजन छोड़ के ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, सब बदल दिया? हाँ, ऑलमोस्ट सब कुछ, सब सॉलिड ब्रास से बने हैं। अच्छा, कोई कास्ट या वो नहीं है, जैसे मेल्ट करके बनाते हैं ना डाई से, वैसे नहीं। फिर उसके ऊपर इनग्रेविंग, हाथ से इनग्रेविंग करते हैं, तो इनग्रेविंग के आर्टिस्ट अलग हम आउटसोर्स करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग पैसा लगता है। टायर्स विंटेज, ये सब इम्पोर्टेड टायर्स है। ये एक टायर 20,000 का। ये 40-50 साल पहले वो पुरानी गाड़ियों में, कार्स में, बाइक्स में ऐसे टायर्स आते थे। तो चलो इस टाइप का कुछ भी बनाते हैं तो इजीली 4 to 5 तक में जाता है। नवनीत, आप ये बाइक कस्टमाइजेशन आप जैसे 9 साल से कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि यार ये इंडिया में इसका मार्केट है, कितना बड़ा मार्केट है, और प्लेयर्स आ सकते हैं कि नहीं, या ये बिल्कुल ही नीश बिजनेस है, और ये क्या पैसा बनता है फिर? देखो, मार्केट मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ डिफरेंट चाहिए अपने पास। आप देख लीजिए, एक्सपेंसिव वॉचेस हो जाए, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एक्सपेंसिव शूज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोगों को शौक होता है। कई तो 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बाइकर्स हैं ही नहीं, तो उनके लिए हम बाइक्स बनाते हैं। तो क्या करते हैं? अरे वो जनरल कभी कभी शौक है, शौक भी है, और कई लोग रेगुलर यूज़ भी करते हैं, ऐसा नहीं है। वो जब आपके पास ही एक पीस रहता है ना, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो वो लोग कनेक्ट करते हैं कि वो ये मेरी बाइक है। तो इनिशियल फेज में आपको कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी ये बिजनेस शुरू करने में, और वो आपको कैसे मिला, वो आप थोड़ा बताइए। स्टार्टिंग में तो फिर मैंने जो इन्वेस्टमेंट अपनी मम्मी से ही करवाई। अच्छा, कितना लिया होगा अप्रोक्स? वैसे 50-60 करके ले लिया होंगे शायद। अच्छा, 50-60 हज़ार। एंड आई थिंक इनकम सोर्स भी नहीं था घर पे? इनकम सोर्स कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे फादर की पेंशन आती थी, तो बस उसी से ही सब मैंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, कॉलेज इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की। तो वहाँ पे एक कस्टमर ने ट्रस्ट किया था मेरे पे, और वो फर्स्ट टाइम मैंने कैश में, किसी ने मुझे कैश दिया था 30-40 हज़ार रुपये। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने, एक कह लीजिए अपने काम के लिए मैंने किसी से पैसे लिए हूँ कुछ बनाने के लिए। मैंने एक छोटी सी, एक कमरे जितनी शॉप ली, छोटे से कमरा जिसमें द डबल बेड आए ऐसे। ये दिल्ली में? दिल्ली में। तो 6-7 महीने मैंने उस बाइक के ऊपर ही बताए। मैंने खुद ज़्यादा से ज़्यादा काम किया था। अभी तो मैं ज़्यादातर सुपरविजन करता हूँ, अभी भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। उस समय पर नहीं था इतना, तो कोई जानता नहीं था, नी मोटरसाइकिल को तो कोई नहीं जानता था। उस समय खुद ही सारा काम करता था, चाहे वो मैकेनिक का काम हो, ग्राइंडर चलाना हो, कुछ भी हो, कपड़े फटे, हाथ भी फटे, ऐसा कुछ नहीं है, हाथ पे भी चोटें बहुत लगी थी। कॉलेज टाइम पे इंजीनियरिंग की थी, तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो ज़ीरो थी। 1-1.5 साल तो ऐसे ही निकला, कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं। फिर 1-1.5 साल बाद जैसे मेरी डिज़ाइनिंग बहुत स्ट्रांग हुई ना, क्योंकि मैंने फोकस किया कि चलो अगर मैं किसी को ऐसे नहीं दिखा सकता, बना के नहीं दिखा सकता बाइक, तो कम से कम मैं डिज़ाइन के थ्रू तो दिखाऊं, विजुअली तो मैं दिखाऊंगी क्या कर सकते हैं हम। हाँ। तो वो मेरे लाइफ का, आई थिंक मेरे करियर का सबसे अच्छा डिसीजन था। लोगों को दिखाना स्टार्ट किया तो उनको भी ऐसा था कि हाँ ये बन सकता है, कि हम अब इस पे ऐसे पैसे लगा सकते हैं। कोई इक्का दुक्का प्रोजेक्ट आ गया। पहले 2-3 साल तो मेरे, आप लेके चलो 3-4 बाइक्स ही समझ लो। अच्छा। अब उस समय आप खुद इमेजिन करिए, वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था खर्चे निकालने। अब दिल्ली में रह रहे हैं तो खर्चे तो होंगे ना। मैं ज़्यादा इमोशनली नहीं जाना चाह रहा वीडियो में, बट ये है कि हाँ मैंने FD भी तोड़वाई है घर की। अच्छा, घर की भी है। तो मैं यही कहूँगा कि आप, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं हो कोई भी, तो जॉब ज़रूर करिए। बट आपने नहीं करी? मैंने नहीं की। वो डिसिप्लिन आता है जॉब से, एक डिसिप्लिन आता है, तो वो डिसिप्लिन नहीं था। लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे डील करना है आगे दुनिया से, अपने घर से बाहर निकल के, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नवनीत, आपने तो बाइक कस्टमाइजेशन की ये बिजनेस करी, बट जिसको ये बाइक्स, कार, ऑटोमोबाइल्स का इंटरेस्ट हो, और मे बी वो कस्टमाइजेशन ना कर रहा हो, उनके लिए और क्या क्या वो बिजनेस कर सकते हैं? 2-3 आइडियाज़ अगर आपके पास हो, क्योंकि पैशनेट जनता तो यार हमारे देश में काफ़ी है, बट उनको पता नहीं है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। कई लोग फेमस हैं हम इंडिया में जो पेंट, PPF, डिटेलिंग करते हैं, उन फुल फ्लेजेड बिजनेस है उनका, ठीक है, कार्स और बाइक्स को लेके। दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। वहाँ पे अपना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
प्रोडक्शन, पार्ट्स के प्रोडक्शन में जा सकते हैं। अब बाहर अगर आप जाएंगे तो एक्रापोविक एग्जॉस्ट, ये एसेसरीज है, ये सिर्फ एग्जॉस्ट बनाता है ये वो? सिर्फ और भी पार्ट्स बनाते होंगे, तो मेनली फेमस हैं ये एग्जॉस्ट को लेके। एससी प्रोजेक्ट, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज है। कस्टमाइजेशन को आप वो जर्मनी में कार की कंपनी आप ले लीजिए जो ब्राबस नाम से है, वो कितनी ज़्यादा फेमस है, कितनी ज़्यादा डिटेल में। इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट आप बिकते हैं, बहुत सारी एग्जॉस्ट की कंपनीज़ हैं जो स्टेनलेस स्टील वगैरह के एग्जॉस्ट बनाते हैं जो डायरेक्ट फिट होते हैं रॉयल एनफील्ड्स में और भी काफ़ी बाइकों के लिए। थैंक यू। आप याद से ये पॉडकास्ट अपने सारे बाइकर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। जल्दी मिलते हैं एक और ज़बरदस्त पॉडकास्ट एक और नए एंटरप्रेन्योर के साथ। धन्यवाद।